नमस्कार। गौरा बादल चरित चौपाई के आज के अध्ययन के क्रम में हम राजा रतन सेन के सिंघल द्वीप स्वामी के महल में पहुंचने, सिंघल द्वीप के स्वामी से भेंट होने और रानी पद्मिनी के इस संकल्प से कि जो मेरे भाई को जीतेगा मैं उससे विवाह करूंगी, और यह भी बात आई थी कि चाहे तो युद्ध करें चाहे तो शतरंज में हराएं, यह बात थी। और राजा रतन सेन ने शतरंज खेलना स्वीकार किया। वहां जो सिंघल द्वीप का स्वामी है वह ये संकल्प दोहराता है, जो मेरी बहन से विवाह करेगा उससे मैं अपना आधा देश, आधा राज्य, आधा भंडार दूंगा और अपनी बहन का विवाह भी उसके साथ कर दूंगा। जब राजा रतन सेन खेलने के जाता है तब सिंघल द्वीप का स्वामी बड़े आदर और सम्मान के साथ उसे आसन देता है और दोनों ही शतरंज खेलने के लिए बैठते हैं। यहां तक का प्रसंग हमने पूर्व के अध्ययन में कर दिया। इसके आगे का हम अध्ययन आज कर रहे हैं। बैठा बेही रमवा भणी, दोनों ही बैठ गए खेलने के लिए। एक तरफ राजा रतन सेन है, दूसरी तरफ सिंघल द्वीप का स्वामी। दोनों ही शतरंज खेलने के लिए बैठ गए। देखिए कवि कितनी सुंदर उनकी तुलना करता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का इतना शानदार उदाहरण यहां दिया है उन दोनों के बैठने का। जानी कि सिसहर नई दिन मणि, देखिए ऐसा लग रहा है एक और चंद्रमा बैठा हुआ है, एक तरफ सूर्य बैठा हुआ है। बैठा बेही रमवा मणि, जानी की सिसहर, ऐसा लग रहा है मानो सिसहर चंद्रमा, नए दिन मणि, नए का मतलब और ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों ही खेलने के लिए बैठे। और उन दोनों के खेल को देखने के लिए पास में बैठी है कुमारी पद्मिनी, जो सिंघल द्वीप की राजकुमारी है, वह उन दोनों के पास बैठी हुई है। पास ही बैठी ते पद्मिनी, वहां पद्मिनी उनके पास बैठी हुई है। कोमल कमल वदन कामिनी, कोमल कमल वदन कामिनी, कोमलांगी, कमल के समान सुंदर शरीर वाली, मुख वाली, कोमल कमल के समान जिसका रूपक है, कोमल कमल वादी वदन का, जिसका चेहरा कमल है, कमल के समान सुंदर कोमल चेहरे वाली, मुख वाली पद्मिनी उनके पास बैठी हुई है। देखिए अब आगे की जो मन स्थिति पद्मिनी, ऐसा नहीं कि पद्मिनी को पसंद नहीं है, एक कौन आ गया, कहां से आ गया, परिचित भी नहीं है, शतरंज खेलने के लिए आशंकित भी नहीं। उल्टा वो क्या सोच रही है, देखिए। रतन सेन शतरंजई रमी, रतन सेन शतरंज खेल रहा है। थोड़ा सरल है कथानक। रतन सेन शतरंजई खेलई रमई, तिम तिम नारी तनई मन गमई। देखिए क्या कहा, जैसे जैसे राजा रतन सेन को शतरंज खेलते हुए देख रही है कुमारी पद्मिनी, वैसे ही उसके मन में वो खो रही है, विचारों में खो रही है, वह विचारों में खो रही है। तिम तिम नारी तणी, नारी का मन गमई, मन विचारों में जा रहा है, मन घूम रहा है, वो विचार जगत में चली गई है, वैचारिक जगत में चली गई है वह।
तिम तिम नारी तनई मन गमई। और क्या कह रही है? जू किम ई ए जी पैदान। देखिए क्या कह रहे हैं, जू किम कैसे करते, यदि ये जू किम ए ई ए जी पैदान, यदि ये दान, दान यानी जो खेल रहे हैं, दांव खेला, शतरंज का जो खेल है, उस खेल को यदि यह व्यक्ति जो खेलेगा, परिचय नहीं है अभी तक परिचय प्राप्त नहीं किया, कौन है, कहां से आया, क्या है, कौन है, राजा है कि रंक है कि आदमी क्या है, कौन, कोई परिचय नहीं, अभी तक कोई परिचय नहीं, केवल खेलने की बात हुई है और वो खेलने के लिए बैठा। जो किम ये जी पैदान, लेकिन अंदर ही अंदर वो मन ही मन में प्रार्थना कर रही है भगवान से। क्या प्रार्थना कर रही है? देखिए, जो किम ई ए जी पैदान, तू मुझे वक्त सही सुप्रमाण है। या ये नहीं कह रही कि ये व्यक्ति ये जीतेगा, यहां वह कह रही है यदि यह व्यक्ति जीत जाता है तो जू किम ई ए यह जी पैदान, यदि यह व्यक्ति जीत जाता है तो तू मुझे वक्त सही, तो मेरे लिए ऐसा लगता है, मेरे लिए यही समय सबसे उपयुक्त है, मेरे जीवन के लिए यह बहुत अच्छी घड़ी होगी यदि यह व्यक्ति इस खेल को जीत जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी घड़ी होगी। यह वक्त सुप्रमाण है, बहुत सुंदर यह समय मेरे लिए है, यह काल मेरे लिए बहुत सुंदर है, यह अवसर जो मेरे सामने आया है मेरे लिए यह अवसर बहुत अच्छा है। क्या? यदि यह व्यक्ति जीत जाता है तो ये मेरे लिए, यह समय मेरे लिए उपयुक्त है। समय उपयुक्त होने का मतलब क्या? समय उपयुक्त होने का मतलब है तो मैं मेरा इस व्यक्ति से विवाह हो जाएगा, तो मेरे लिए यह समय बिल्कुल सही। अब उसके मन में तो यह विचार चल रहा है कि हो सकता है यह व्यक्ति जीत जाए, मुझे ऐसा लगता है अगर यह व्यक्ति जीत जाता है तो मेरे लिए अच्छा समय यही है, मेरे लिए यही अच्छा होगा। कहने का अभिप्राय यही है कि मेरे लिए यही अच्छा है कि यदि यह व्यक्ति जीत जाता है तो मेरे लिए यह बहुत अच्छा होगा। लेकिन राजा रतन सेन, शतरंज का खेल है, एक खेल से भी एक चाल में अगर गड़बड़ हो गई तो खेल बिल्कुल बिगड़ जाता है, चाहे खिलाड़ी कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो सिंघलपति जो है वह भी मन में डर रहा, आशंकित है, कौन है, क्या है, ये जीत गया तो चाहे उसने सब कुछ कह दिया लेकिन आशंका तो है ना, जीतेगा नहीं जीतेगा जब तक खेल समाप्त नहीं होता। और आशंकित उधर उतना कि उतना राजा रतन सेन भी, तो दोनों की मन में बराबर शंका बनी हुई है। लेकिन वो सिंघल द्वीप के स्वामी के मन में एक बात और आ रही है। देखिए क्या कहा इसने, संघलपति मनी शंका कर रही, उसके मन में शंका हो रही है, आशंका हो, शंका, आशंका नहीं, शंका हो रही, क्या पता जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, क्या होगा, यह व्यक्ति कौन है, क्या है, इस संबंध में शंका उसके मन में विचार आ रही है। रतन सेन थी मन में ही डरी, उधर रतन सेन भी डर रहा है, लेकिन रतन सेन से ज्यादा यह मन में आशंकित है सिंघल द्वीप का स्वामी। रतन सेन भी डर रहा था, डरने का मतलब उसका मन में यह था कि क्या है, क्या होगा, इसका परिणाम आशंकित तो है, बोले यहां तो इस बात को उल्लेख नहीं किया लेकिन वह भी खेलते हुए तो आशंकित था ही। और वह आशंकित ज्यादा है रतन सेन के लिए। ये कौन है? रतन सेन थी मन में ही डरी, कौन है ये रतन सेन? नाम भी नहीं पूछा, उनको तो पूछा या नहीं पूछा, कथा में उल्लेख नहीं है। अब और क्या सोच रहा है, इसलिए पता चलता है
कि इनका पूरा परिचय अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि आगे वाली पंक्ति में क्या लिखा, आगे वाले दोहरी चौपाई के अगले चरण में क्या लिखा है, मनमत रूप मनोहर वेश। देखिए क्या कहा, मनमत रूप मनोहर वेश एको इच्छे सबल नरेश। यह जो पुरुष है जो मेरे साथ खेलने के लिए आया, ये जो पथिक है, यह जो खेल रहा है मेरे सामने, जो खेलने के लिए बैठा है, इसका रूप मनमत है, कामदेव के रूप में अवतार है इसका। मनमत रूप मनोहर वेश, इसका वेश, इसकी वेशभूषा बिल्कुल कामदेव के समान सुंदर मनमोहक है। मनमत रूप मनोहर वेश। आगे उसने क्या कहा, मन में ही सोच रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा इनका परिचय अभी तक नहीं हुआ है, इन्होंने एक दूसरे से परिचय प्राप्त नहीं किया है। आगे उसने कहा, क्या कह रहा है, एक कोई छे सबल नरेश, अवश्य ही यह कोई बहुत सबल नरेश है। नरेश यानी राजा, नरेंद्र है, नरपति है, राजेंद्र है। एक कोई छह सबल, अवश्य ही यह इसके रूप, उसके वेश, इसकी स्थिति, इसके रूप सौंदर्य गुणों को देखकर लग रहा है यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह अवश्य ही कोई राजा है। और इस तरह विचार करते करते, विचार भी कर रहा है, खेल भी रहा है, आशंकित भी हो रहा है। और उसने क्या कहा, केली करंता रामति रंग। केली करंता, वह खेला, क्रीड़ा करते हुए, शतरंज की खेल खेलते हुए रम संगल भूपति पाम्यु भंग। और ये विचारों की जो उसकी मन में, उसके मन और मस्तिष्क में जो विचारों का प्रवाह चल रहा है, जो सागर में, विचार सागर में जो उसके लहरें उमड़ घुमड़ रही हैं, उससे क्या हुआ, उसका बहुत एक परिणाम निकला। वो क्या परिणाम निकला, केली करंता रामत रंग संगल भूपति पाम्यु भंग। और उसका ज्ञान भंग हो गया। किसका ध्यान भंग हो गया, सिंगल द्वीप के स्वामी का ध्यान भंग हो गया। और उसका ध्यान भंग होते ही क्या हुआ, राजा रतन से जीत गया। जैत्र अने जस हु गुणु, यहां लिखा नहीं कि राजा रतन सेन जीत गया, लेकिन स्पष्ट है ना, उसने क्या कहा, जैत्र अने जस हु, बहुत जय जयकार हुई, जय हो जय हो, जो आने वाला व्यक्ति है जय जयकार हुआ, यश हुआ, वाह क्या प्रसन्नता हुई। यहाँ सिंगल द्वीप का स्वामी अपने हार के प्रति, पद्मिनी अपने भाई के हार के प्रति दुखी नहीं है, चिंतित नहीं है, हर्षित हुआ। जैत्र अने जस, बहुत यश की प्राप्ति हुई राजा रतन सेन को। जस हु गुणु, उसको बहुत यश मिला। और यश क्या मिला, देखिए सिंगल द्वीप के स्वामी पर इसने शतरंज के खेल में विजय प्राप्त कर दी। पर तू पहुतु पद्मिनी, प्रत्यक्ष रूप में पद्मिनी के पास पहुंच गया। अब विवाह के लिए पहुंच गया, विवाह के लिए प्रत्यक्ष पद्मिनी के पास जाकर वह खड़ा हुआ। अब देखिए अब क्या हुआ, जो कुमारी पद्मिनी ने जो शपथ ले रखी थी, राजा रतन सेन और सिंगल द्वीप के स्वामी ने जो शपथ ले रखी थी, उन दोनों ने ही अपनी शपथ, अपने वचन का निर्वाह, क्या निर्वाह करते हैं दोनों। पद्मिनी राजा रतन सेन के गले में माला डाल देते, कंठ ठबी को मल वरमाला पहना देते हैं। किसके गले में पहना देते हैं, राजा रतन सेन के गले में महारानी पद्मिनी वरमाला डाल देती। जय जय शब्द जगा वही पाल, जितने बालक स्त्रियां, जितने लोग थे, वो सभी जय जयकार। देखते हैं ना हमारे विवाहों में, जब वरमाला डाली जाती है तो चारों ओर
खुशी का वातावरण होता है, ठीक वैसा ही वातावरण, ठीक उसी प्रकार खुशी का माहौल राजा रतन सेन के गले में जब रानी पद्मिनी ने गले में माला डाली, जय माला वरमाला डाली, तब वो बहुत प्रसन्न हुई। संगल दीप तणु हिव धनी घनी भगति करे ते भूपति तणु। अब राजा रतन सेन का पद्मिनी का पति हो गया था, पद्मिनी से उसका विवाह हो चुका था। अब सिंगल दीप तणु हिव धन। अब धनी का मतलब होता है स्वामी। अब सिंगल द्वीप के स्वामी ने क्या कर रहा है? संगल दीप तणु हिव धनी, हिव यानी अब, संगल दीप तणु हिव धनी भगति करई ते भूपति तणी। अब वह राजा रतन सेन की आव भगत करता है, स्वागत सत्कार करता है, क्योंकि अब वो कोई साधारण पथिक नहीं रहा, केवल जीतने वाला खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि वह था उसका बहन का पति। अब पद्मिनी उसकी पत्नी बन चुकी थी और वो पद्मिनी का पति था, इसलिए। और शर्त में जो स्वयंवर के लिए जो शर्त रखी थी उसका वह विजेता था। आज क्या किया? सामहणी अति मेली घड़ी। देखिए सामने होता है ना हमारे अभिवाह के समय, सामने जाकर स्वागत सम्मान करते हैं, सामेला, वो सामेला स्वागत सामग्री के लिए, स्वागत सामग्री। सामहणी अति मेली घड़ी, बहुत स्वागत के लिए बहुत सामग्री भेजी, बहुत सामग्री स्वागत के लिए। सामहणी अति मेली, बहुत सारी सामग्री उनके स्वागत के लिए भेजी। और क्या किया? परनावी बहिनर पद्मिनी। अभी तक तो वरमाला हुई थी, अब वरमाला के बाद उन्होंने अपनी बहन का विवाह, रानी पद्मिनी का विवाह राजा रतन सेन के साथ कर दिया। और क्या किया? देखिए, अब जो उसने वचन दिया था राजा सिंगल द्वीप के स्वामी ने, तो उसने क्या कहा था? पहले उसने कहा था, अरद देश अर्दु भंडार वेच्यूं आपू अधिक उदार भगिनी वली परथिक पद्मिनी परणावी द्यूं पहराऊं। जो उसने वचन किया था वो वचन का यहाँ पालन कर रहा है। क्या पालन किया? पहले तो उसने अपनी बहन का विवाह उस विजेता व्यक्ति के साथ कर दिया। और वह विजेता कौन है? वह विजेता है राजा रतन सेन। सामहणी अति मेली घनी परनावी बहिनर पद्मिनी अरद देश अर्धा भंडार। और उसने अपने आधा राज्य उसके नाम कर दिया, अरद देश अर्धा भंडार। और राज्य ही नहीं, राजकोष भी। और विंची दीधा अधिक उदार। और इतना नहीं, उसे देने में कोई कंजूसी नहीं करी, कोई मितव्ययता नहीं करी, मन को मार के नहीं दिया, बल्कि और अधिक मन को खोलकर और अधिक प्रसन्नता से, जैसे पिता अपने पुत्र के विवाह में जितना सामर्थ्य होती है उससे भी अधिक देने का प्रयास करता है, यहाँ भी उसने जो बहन थी उसकी, वो सिंगल द्वीप के स्वामी ने अपनी बहन का विवाह बहुत आनंद पूर्वक किया। और बेची दीदा, और जो उसमें जो उनको सामग्री वगैरह देनी थी उसका जो बंटवारा करना था आधे देश का, और उदारता पूर्वक किया। अरद देश अर्धा भंडार बेची दीदा अधिक उदार परिघल दीदी पहरामनी। देखिए वापस पहरामनी शब्द आया यहाँ। परिघल होता है मात्रा, अपरिमित, जिसकी कोई गणना भी नहीं कर सकते, जिसका माप तोल नहीं है, इतनी अपरिमित मतलब जिसका परिमाण नहीं किया जाता। परिमाण का मतलब है नाप लेकर 1, 2, 100, 1000, 500, ऐसा नहीं, अनगिनत, जिसको कोई गिन नहीं सके। परिगल दीदी पहरामनी हरकित नारी हुई पद्मिनी। और इधर रानी जो पद्मिनी है वह भी हर्षित हुई, बहुत प्रसन्न है उस राजा रतन सेन जैसे व्यक्ति को पति के रूप में पाकर।
परिघल दीदी पहरामणी, हरकित नारी हुई पद्मिनी। अब उसके साथ अब उसकी विशेषता देखिए। 20 सहस्र बांधी रूप निधान, रूपवती दासियां, रूप निधान जो दासियां हैं 20 सहस्र। 20 सहस्र का मतलब है 2000, 20 यानी तो सहस्र यानी 1000। हर समय उसके साथ 2000 दासियां रहती। परिघल दीदी पहरामणि, हरकित नारी हुई पद्मिनी। 20 सहस्र बांधी रूप निधान, बांधी दासियां, सेविकाएं। 20 सहस्र बांधी रूप निधान, पद्मणि पासी रही सुविधान। बहुत अच्छी तरीके, सुविधान तरीके से, ऐसा नहीं भीड़ में कोई जैसा कोई रह रहा हो, समूह में कोई रह रहा हो, वैसे नहीं। दासियां बहुत विधि विधान पूर्वक रहती थी। भमर घना गुंजारव करई, पद्मणि परिमल मोहिया फिरही। पद्मणि तनु पतंतर एह, भूला भमर न छंडई। देखिए यहां पद्मिनी, रानी पद्मिनी का शरीर, रानी पद्मिनी का चेहरा, मुखमंडल कमल के समान। और जैसा बताया था कि कमल जो है, कमल के चारों ओर भंवरे गुंजायमान। तो यहां भी भमर घना गुंजारा, वास्तव में भंवरा नहीं, कभी कल्पना है उसने कहा, वो गुंज इतना है। वो जिस प्रकार रानियां जो है ना, रानी के चारों, जैसे कमल के चारों ओर जैसे भंवरे गुंजायमान करते रहते हैं, ठीक वैसे ही रूप निदान जो दासी है ना, वो उस रानी पद्मिनी के चारों ओर परिभ्रमण करती। भमर घना गुंजारव, गुंजन करना, रव शब्द, रव का मतलब है स्वर, शब्द गुंजन करें। पद्मणि परिमली मोहिया फिरे, पद्मनी रूपी कमल परिमल, पद्मणि परिमल मोहिया फिरे। और वो जो भंवरे हैं ना, वो पद्मिनी रूपी कमल के चारों उससे मोहित होकर घूम रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके देह को, जैसे इसकी सुगंध को, जैसे इसकी सौंदर्य को, जैसे इसके रस को छोड़ना ही नहीं चाह रहे। पद्मणि तणु पटंतर ए, और मैं तो इतना ही कहा है अभी तक कि छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि कवि ने तो इससे भी आगे बात लिख दी है। पद्मणि तणि पटंतर है, भूला भमर न छंडते। ऐसे ही नहीं, भूल कर भी उसकी देह को नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।